यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत का समर्थन कर दिया। पीएम मोदी खुद चीन की यात्रा पर जाने वाले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। भारत अमेरिका से बिजनेस डील की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी कंपनियों के साथ डील रद्द की जा सकती है, ऐसी भी कुछ खबरें चली, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं भाई, वो अभी मामला ऐसा कुछ है नहीं। यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील, इन चार देशों की चौकड़ी एक साथ आ रही और दूसरी तरफ ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब खुद ट्रंप टैरिफ की आंच महसूस कर रहे हैं। ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, भारत कैसे अपने हितों की रक्षा करते हुए ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे रहा है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए कि कैसे मोदी और भारत को घेरने निकले ट्रंप खुद फंस गए। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। No, not until we get it resolved. भाई, ट्रंप दुनिया को धमकी देते रह गए। इधर भारत, चीन और रूस ने अलग ही फ्रंट खोल दिया है। आप देखिए कि आज क्या गजब की हलचल मची हुई। आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पे बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के तीन बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे। वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत के समर्थन में चीन आ गया। यह हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, चीन तो पीएम मोदी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। एससीओ समिट के लिए चीन पीएम मोदी का वेलकम करता है। एससीओ समिट एकता, आपसी सहयोग और दोस्ती की मिसाल होगा। यानी चीन भाई नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बिछा जा रहा है कि हम आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेज देख रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल निमंत्रण भेजकर पीएम मोदी का वेलकम कर दिया है कि हम तैयार हैं बॉस, आइए। यह बहुत बड़ी घटना है वर्ल्ड लेवल की। चीन में तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। चीन के मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर आर्टिकल छपे जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच आ रही गर्मजोशी से पता चलता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। चीन और भारत जिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं में एक कहावत है कि आप अपने भाई की नाव पार लगाओ, आपकी नाव भी किनारे पहुंच जाएगी। ट्रंप ने गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि है भारत और चीन तो पास आएंगे नहीं, मैं भारत को थोड़ा सा टाइट करता हूं, बाद में चीन को देख लूंगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं बॉस। और भारत की इकोनॉमी को जो इन्होंने बना रखा है, जिसे राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, उस इकोनॉमी की दुनिया में चर्चा है। चीन को भी पता है कि अगर चीन और भारत, कई दिक्कतें हैं, हो सकता है आगे भी आएंगी, लेकिन अगर उन दिक्कतों के बीच भी एक रिश्ता बना लिया तो भाई ये ऐसी जोड़ी बन जाएगी,
स्पेशली रूस को भी मिला दीजिए, ऐसी तिकड़ी बन जाएगी कि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हिल जाएगा। ट्रंप अपने, ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला का पहला चैप्टर। मोदी विरोध में राहुल का सबसे बड़ा कांड, वोट चोरी वाले एटम बम के चक्कर में पूरा गांधी परिवार फंस गया क्या? राहुल के वोट चोरी वाले दावे की पाठशाला में सबसे बड़ी पड़ताल, वो सबूत जो पूरा सच सामने ले आए। इधर चुनाव आयोग के चैलेंज से भागते राहुल गांधी, उधर अमित शाह ने क्या कहकर धप्पा कर दिया। और राहुल का खुलासा अगर सच्चा है तो वो रिपोर्ट लाया हूं जो पूछ रही कि रायबरेली में राहुल सोनिया वोट चोरी करके जीते हैं क्या, आज आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, वोट चोरी के आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन को धमका भी दिया था, यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं। आज इससे एक कदम आगे जाकर राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो चोरी से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोसने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने की जगह राहुल गांधी काम की जो बात करनी चाहिए थी वो तो कर नहीं रहे। 24 घंटे हो गए, इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा था कि जो आरोप लगा रहे हो उस पर हलफनामा देकर साइन कर दो कि भाई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाएगा कि भाई आप शपथ पत्र दे रहे हो कि मैं जो कह रहा हूं मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी से इतना नहीं हो पा रहा। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कागज दिखाकर नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन पर एटम बम फोड़ दिया, तो फिर एक साइन करके हलफनामा देने से घबरा क्यों रहे? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर उन्हें ही यकीन नहीं है? भाई यकीन होगा तो कोई भी आदमी शपथ पत्र दे देगा, यहां साइन करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं चोरी हुई है। और नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कोई स्टंटबाजी कर रहे हैं वो। क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित सबूत दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में रैली करके बोल रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे। क्या एजेंडा सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दो, नरेंद्र मोदी की लगातार जीत पर संदेह पैदा कर दो, देश की जनता को भ्रम में डाल दो, नीयत पर सवाल खड़े कर दो? और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से पूछ लिया है कि अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र साइन करने में दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करके सबूत नहीं देते हैं तो इसका मतलब उन्हें खुद ही अपने आरोपों पर भरोसा नहीं है। और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, यह चुनाव आयोग कह रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो साइन करके हलफनामा दो, फिर उस पर जांच कराएं, अगर गलत निकलेगा तो कोर्ट ले जाएं आपको, या फिर देश से माफी मांगो कि नहीं भाई मैं अपने दावे पर भरोसे पर मुझे खुद ही भरोसा नहीं, मैं माफी मांगता हूं। इस तरह से आरोप लगाकर भाग जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राहुल गांधी इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी जिन सबूतों को एटम बम मान रहे हैं वो सबूतों वाला एटम बम खुद उनके हाथ में फट गया। राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए, वोट चोरी के कथित सबूतों का सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे, जिन वोटर्स का नाम लिया था, जिन वोटर्स की तस्वीरें दिखाई थी, जिस एक पते पर 80 वोटर्स के रहने की बात कही थी, उन सभी आरोपों की पड़ताल हुई तो परतें खुल गई, सारी पोल खुल गई। लेकिन राहुल गांधी को इससे कहां कोई मतलब दिखता है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही पता है कि भाई बोलते जाओ, पॉलिटिक्स करते जाओ। इसलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में इंडी गठबंधन को भी जोड़ लिया। कल राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के नेताओं को डिनर पे बुलाया, वोट चोरी के कथित सबूत दिखाए उन्हें खाना खिलाते खिलाते। यानी अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भयंकर घमासान हो सकता है। इस बीच आज वोट चोरी के आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से भिड़ गए। अमित शाह ने राहुल गांधी को क्या कहा, राहुल गांधी ने आज कौन से नए आरोप लगाए, राहुल गांधी के आरोपों के फैक्ट चेक जब हमने पाठशाला में किए तो क्या निकला, राहुल गांधी की रायबरेली में क्या निकल गया है वोटर लिस्ट में, जो यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि गांधी परिवार रायबरेली में चोरी से चुनाव जीतता है क्या। सारी बड़ी पड़ताल आपको दिखाऊंगा और सब कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। कैंडिडेट क्यों चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए,
उसमें आज वो एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वो बेंगलुरु में रैली करने पहुंच गए और उसी रैली में ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। इसमें भी राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने न जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई है। लेकिन उनका एक बेसिक लॉजिक यहीं पे ध्वस्त हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर अगर हेराफेरी करते हैं तो अपनी सीटें 240 क्यों रखी? 260, 270, 272 तो कम से कम क्रॉस कर लेते। 240 क्यों किए? मजा करने के लिए कि नहीं, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कम मार्जिन से कई सीटों को जीतने की अगर बात यह दिखाती है कि धांधली हुई है, तो भाई कम मार्जिन से तो कई सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी। क्या उसमें भी हेराफेरी हुई थी? इन सीटों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए क्या क्या ऊटपटांग लॉजिक देने पर आ गए हैं। फिर मैं आपको फैक्ट्स और सच बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं रह गया बॉस। यह देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राहुल गांधी उसमें गड्ढा कर रहे हैं, उसको खोद दे रहे हैं कि लोग चुनाव पर विश्वास करना भूल जाएं। पहले ईवीएम वाला नहीं चला, अब ये नया लाएं, और इसलिए आपको फैक्ट देखने चाहिए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी का बेसिक लॉजिक जो है ना, उसको पकड़ते चलिए और फैक्ट समझते चलिए। कह रहे हैं कम मार्जिन है तो वोटों में धांधली होगी। ये राहुल गांधी कौन सा नया फॉर्मूला निकाल कर लाएगा? लेकिन अगर चलिए थोड़ी देर के लिए, अब इतनी मेहनत की है 6 महीने और कुछ लाए हैं निकाल के, एटम बम बता रहे हैं। तो एटम बम का हरा तार, नीला तार, कोई तार जो फिल्मों में बम का काटते हैं वैसे काटने के लिए फैक्ट होना चाहिए ना, कैंची होनी चाहिए फैक्ट की। तो अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे, क्योंकि साल 2009 के लता में थी, उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684, 1000 वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2504 वोट के अंतर से जीते। तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 3242 वोट से जीते थे। ये जीत नहीं काउंट